सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेट वेल। तो आज हम लोग बायोमोलिक्यूल्स एक वन शॉट में करने वाले हैं। पहले मैं इनकी थ्योरी करवा दूंगा, फिर क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली ये जो हम लोग का सीरीज़ है, ये क्लास 12th के टर्म 1 एग्ज़ाम को फोकस में रखते हुए बनाया गया है। इसमें हम लोग MCQ असर्शन रीजन इस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। अभी थ्योरिटिकल अंडरस्टैंडिंग उसके लिए होना भी पूरा ज़रूरी है, इसलिए थ्योरी हम लोग पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, जो बोर्ड के टर्म्स में रिलेवेंट है। तो शुरू करते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? देखिए, बायो मतलब होता है लाइफ, और मॉलिक्यूल्स मतलब मॉलिक्यूल्स, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लाइफ से रिलेटेड है किसी भी तरह से, ठीक है। तो ये सेवरल टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये इतने तरह के होते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबको एक एक करके पढ़ते हैं डिटेल में, ठीक है, इस चैप्टर में। मतलब उतना ज़्यादा डिटेल में भी नहीं, लेकिन बेसिक सबका हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। नाम भी और फिर से बता देता हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड्स। तो आप लोग बचपन में भी जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे। बैलेंस डाइट में आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, मतलब सब सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए, जिससे कि बॉडी ठीक से ग्रो करे, ठीक है, इम्यूनिटी अच्छा हो आपका। तो आपको भी बैलेंस डाइट खाना चाहिए। अभी तो कोविड टाइम्स में आप लोगों को और अच्छा से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खाना खाना चाहिए था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली सबसे पहले इनिशियली जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया तो उनको लगा कि जो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है ना, उनको कार्बोहाइड्रेट्स बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। तो हाइड्रेट मतलब वाटर और कार्बन का हाइड्रेट, तो मतलब ये C1H2O1 तो नहीं होगा, यहाँ C का कुछ X होगा और H2O का कुछ Y होगा, ऐसा उन लोगों ने सोचा और नाम भी ऐसे ही रख दिया, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखिए, मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको। C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं आपके लिए। तो ग्लूकोज के एग्जांपल में हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, C6H2O6। देखिए, इसको अगर आप ओपन कीजिएगा तो यही बन जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरह से, मतलब ये ग्लूकोज को सेटिस्फाई करता है। लेकिन बाद में बट लेटर एक्सेप्शंस वेयर फाउंड, बाद में हमें एक्सेप्शन मिल गए, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड हम लोग HCHO को बोलते हैं। ये आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, तो देखिए, लेकिन फिर भी ये फॉर्मूला ये वाला फॉलो करता है। अगर हम लोग इसको इस तरह लिख दें, CH2O, ये तो सेम चीज़ रहा ना, HCHO, H2CO इस तरह का। तो C1H2O1, तो ये तो इसको फॉलो कर रहा है HCHO, लेकिन HCHO तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। मतलब कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन समवॉट आपका रॉन्ग है, मतलब पार्शियली ट्रू है, मतलब हर केस में जो ट्रू नहीं होता है उसको हम लोग गलत बोलते हैं। तो ये गलत डेफिनेशन था, शुरू में लगा था साइंटिस्ट को, लेकिन ये गलत था, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड जो कि एक कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, बट स्टिल फॉलोज दिस रूल वेयर X and Y1, ये X और Y का 1 रख के तो HCHO बन जाता है। वही मैं यहाँ बताया हूँ, ये समझ में आया आपको। और एक होता है रैमनोज शुगर। तो रैमनोज शुगर बस आपको नाम याद रखना है, ये कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये फॉलो नहीं करता है CXH2O5 को। तो पुराना वाला डेफिनेशन क्या था कि हम लोग हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, मतलब हाइड्रेट मतलब वाटर, ठीक है। तो पहले क्या बोला गया था कि आप कार्बन के साथ जो वाटर लगा होता है जिन कंपाउंड में प्रोपोर्शन में, इस तरह से X और Y के प्रोपोर्शन में, तो उसको आप कार्बोहाइड्रेट बोल दोगे। लेकिन इसका एक्सेप्शन है एक HCHO जो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं करता है। एक है रैमनोज शुगर, जो शुगर कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो कुछ ऐसे भी थे जो फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहे हैं और वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और कुछ ऐसे भी थे जो कार्बोहाइड्रेट हैं लेकिन इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला समवॉट इनकरेक्ट है, ठीक है। कुछ केसेस के लिए ट्रू है और कुछ केसेस के लिए ट्रू नहीं है। तो करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन क्या है? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद आज का जो करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है वो है ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड कीटोन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक क्लास होता है। एल्डिहाइड इस तरह का दिखता है आपका, लास्ट में CHO लगा होता है, इस साइड कुछ भी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। और कीटोन्स आपका इस तरह का दिखता है, बीच में एक CO लगा होता है और इस साइड ग्रुप है आपका और इस साइड भी ग्रुप है, ठीक है। तो इसको हम लोग सैकराइड्स भी बोलते हैं, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है ना, ऑल्सो नोन एज, AKA शॉर्ट फॉर्म है, ऑल्सो नोन एज सैकराइड्स। और जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसको सैकराइड भी बोलते हैं। तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। पहले साइंटिस्ट लोग को लगा कि हाइड्रेट ऑफ कार्बन कार्बोहाइड्रेट होता है, तो इसीलिए उन्होंने वैसा नाम रख दिया उसका। लेकिन कुछ ऐसे पाए गए जो उस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहे हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, और कुछ ऐसे मिल गए जो कार्बोहाइड्रेट है लेकिन उस फॉर्मूला को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो ये डेफिनेशन गलत था। तो अभी करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव, मेरे साथ एक बार बोलिए, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ऑप्टिकली एक्टिव आप लोग जानते होंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी होते हैं जो कंपाउंड, मतलब जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं, उनके
कुछ एंगल से पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, स्पेसिफिक रोटेशन वो सब, तो पोलैरीमीटर ट्यूब का एक्सपेरिमेंट लगता है, पोलराइज़र वो सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं कुछ आपके मतलब सारे कार्बोहाइड्रेट आपके ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी, उसमें मल्टीपल OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप, तो आपके बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं, उसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है या कीटोन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसीलिए आपका करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है। एंड नहीं है वो, और होना चाहिए। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, तो इसको आप बोलते हो कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, अब देखिए कोई चीज़ आपने डिफाइन कर दिया, उसको क्लासीफाई करना भी तो ज़रूरी है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग क्लासीफाई कैसे करते हैं वो देखिए। पहला करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। तो कोई कार्बोहाइड्रेट है तो वो दो तरह का हो सकता है, या तो वो रिड्यूसिंग होगा या तो वो नॉन रिड्यूसिंग होगा, है ना। रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर कौन होता है, जो रिड्यूस कर सकता है। रिड्यूस किसको करता है, अच्छा रिड्यूस किसको करता है, फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेंस रिएजेंट को। देखिए फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, ये आपका सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट के सॉल्ट में कॉपर पॉजिटिव का सॉल्यूशन होता है, ये कोऑर्डिनेटेड होता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो उतना डिटेल में नहीं। फेलिंग एक सॉल्यूशन होता है जिसमें कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो रिड्यूसिंग शुगर क्या करते हैं ना, मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से रिड्यूस करके उसको +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ला देते हैं, ठीक है। वैसे टोलेंस रिएजेंट आप लोग को पता होगा, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को बोलते हैं, इस तरह से इसे डिनोट किया जाता है। या फिर इसका डिनोट करने का बहुत सारा तरीका है, आप इसे AgNH3 एक्वस इस तरह से, है ना, NH4Cl बहुत तरीके से इसे डिनोट किया जाता है। लेकिन टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को ये रिड्यूस कर देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। आप लोग को लगा होगा कि यहाँ पे मैंने पढ़ाया था पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, और अगर एल्डिहाइड और कीटोन होते ही हैं तो एल्डिहाइड कीटोन में कुछ ना कुछ एक तो होगा ही होगा, तो वो तो रिड्यूस कर देते हैं फेलिंग और टॉलेंट को। लेकिन आप लोगों ने बहुत ही छोटे सिस्टम पढ़े हैं फेलिंग और टॉलेंट्स के साथ में। कुछ बड़े सिस्टम भी होते हैं जहाँ पे आपके एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं वो एसिटल्स या हेमी एसिटल बना लेते हैं। तो एसिटल का जो या हेमी एसिटल का जो आपका कार्बन होता है वो फ्री नहीं होता है। कार्बोक्सिलिक कार्बन या फिर कीटोनिक कार्बन जो होता है उसका, कार्बोनिल कार्बन, वो फ्री नहीं होता है। तो हेमी एसिटल या एसिटल अगर ये बना लेते हैं कोई भी शुगर, तो वो रिड्यूसिंग नहीं हो, मतलब हेमी एसिटल बना लेते हैं तो रिड्यूसिंग नहीं होते, तो वो नॉन रिड्यूसिंग में चले जाते हैं। ये फ्री डज नॉट हैव, देखिए यहाँ फ्री वर्ड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप नहीं होता है इसमें, नॉन रिड्यूसिंग में। डज नॉट रिड्यूस फेलिंग एंड टॉलेंस, फेलिंग और टॉलेंट को रिड्यूस नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, नॉन रिड्यूसिंग है तो रिड्यूस क्यों करेंगे, नहीं करेंगे। अब एग्जांपल्स मैं दोनों को आपको बता देता हूँ। देखिए इसका एग्जांपल है मेल्टोज एंड लैक्टोज, ठीक है। और रिड्यूसिंग शुगर का आपके एग्जांपल्स हैं मेल्टोज एंड लैक्टोज। इसका स्ट्रक्चर हम लोग आगे पढ़ेंगे डाइसेक्राइड्स में। तो ये दोनों क्या होते हैं, इनमें फ्री मतलब फ्री आपका जो कार्बन होता है हेमी एसिटल कार्बन वो फ्री होता है, ठीक है। मतलब वहाँ पे कार्बोनिल कार्बन आपका फ्री होता है जिस पे वो अटैक हो जाता है उसका। मतलब ये इन दोनों रिएजेंट को रिड्यूस करने के लिए आपके पास कंपाउंड में फ्री कार्बोनाइल ग्रुप होना चाहिए। इसको हम लोग कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं, C+O। ये कार्बोनाइल ग्रुप है। अगर कोई कार्बन किसी कंपाउंड में फ्री कार्बोनाइल ग्रुप है तो वो रिड्यूस कर देगा। और फ्री नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ अटैक हो गया किसी चीज़ का और यहाँ से ये फ्री नहीं हुआ, ये किस तरह से बंध गया है, उसमें कैसे बनता है हम लोग आगे देखेंगे। तो उस केस में ये नॉन रिड्यूसिंग होता है, ठीक है। आपको एग्जाम्पल सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है नॉन रिड्यूसिंग का। एक ही ऐसा डाइसेकेराइड है जो नॉन रिड्यूसिंग होता है। डाइसेकेराइड में एक ही ऐसा चीज़ है जो नॉन रिड्यूसिंग होता है, उसका नाम है सुक्रोज। तो ये बहुत बार आ चुका है और ये NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन भी है। ऐसा कौन सा डाइसेकेराइड है जो नॉन रिड्यूसिंग है, उसका नाम है सुक्रोज। बाकी सारे जो डाइसेकेराइड है आपका वो रिड्यूसिंग होते हैं, सिर्फ एक सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग शुगर के पास आपके फ्री एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप होते हैं। नॉन रिड्यूसिंग में डज नॉट हैव एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप, फ्री। यहाँ फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप नहीं होते हैं। रिड्यूसिंग शुगर जो होते हैं वो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देते हैं। नॉन रिड्यूसिंग रिड्यूस नहीं कर पाते हैं फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को। इसका एग्जांपल माल्टोज, लैक्टोज, इसका एग्जांपल सुक्रोज। नीचे मैंने अच्छा से लिख दिया ताकि आप लोग को याद करने में दिक्कत ना हो। वैसे तो मैंने समझा दिया तो आप लोग को याद हो गया होगा, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जिनमें पास फ्री एल्डिहाइड या फ्री कीटोनिक ग्रुप होता है, ठीक है। दोनों में से कोई एक भी होने से चलेगा, दोनों होना जरूरी नहीं है। नॉन रिड्यूसिंग में एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप फ्री नहीं होता है, ठीक है। होता तो है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स में तो एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप होना तो कंपलसरी है, लेकिन फ्री नहीं होता है इसमें।
फ्री क्यों नहीं होता, क्योंकि एसिटल या हेमी एसिटल बना लेता है। और रिड्यूसिंग शुगर जो है रिड्यूस कर देते हैं फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को, और नॉन रिड्यूसिंग शुगर आपको इनका रिड्यूस नहीं कर पाते फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को। एग्जाम्पल है इसका माल्टोज एंड लैक्टोज, रिड्यूसिंग का, और नॉन रिड्यूसिंग का सुक्रोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, आगे भी हम लोग इसको एक बार देखने वाले हैं, इसका स्ट्रक्चर क्यों ये नॉन रिड्यूसिंग होता है। लेकिन ये सुक्रोज एक एग्जाम्पल याद रखिएगा नॉन रिड्यूसिंग का। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, पहला हम लोग बेसिस पे क्लासीफाई किए थे ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। अब हम लोग क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के टुवर्ड्स उनका बिहेवियर किस तरह का है। जैसे हाइड्रोलिसिस मतलब कि देखिए असल में होता क्या है, ये एक मोनोसेकेराइड है, ये भी एक मोनोसेकेराइड है, ये भी एक मोनोसेकेराइड है। तो बहुत सारे मोनोसेकेराइड जुड़ के एक ओलिगोसेकेराइड बनाते हैं, और बहुत सारे ओलिगोसेकेराइड जुड़ के एक पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। मतलब एक बहुत ही लंबा सा चेन बन जाता है। आपसे अगर पूछा जाएगा इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो इनके बीच में जो लिंकेज होता है उसका नाम भी मैं बता देता हूँ आप लोग को। इनके बीच में जो लिंकेज होता है वो होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो कार्बोहाइड्रेट्स में आपका लिंकेज होता है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स 3 तरह के हम लोग के पास हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं। मोनोसेकेराइड कौन से होते हैं, जो कि मतलब उससे ज़्यादा हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते। जो सबसे ज़्यादा हाइड्रोलाइज्ड फॉर्म है, आप इस तरह से समझ लीजिए कि एक बहुत सारा आपने बीड्स या फिर मोती को लेके एक धागे से बांध के रख दिया है। जैसे ही आप यहाँ से पानी डालते हैं, धागा यहाँ से टूट जाता है 2 पार्ट में। और जो सबसे छोटा मोती है, जिसको आप हाइड्रोलिसिस करके और नहीं तोड़ सकते हो, मतलब उसको हाइड्रोलाइज हो ही नहीं सकता, वो सबसे छोटा है, कैसे हाइड्रोलाइज होगा। इसका एक मोती निकाल लीजिए आप, तो वो तो हाइड्रोलाइज नहीं होगा, तो उसको मोनोसेकेराइड बोलते हैं। ठीक है, एनालॉगी है, असली में मोती नहीं होता है वो, असली में मोनोसेकेराइड होता है वो। ठीक है, तो उसको और हम लोग हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। और ओलिगोसेकेराइड जो होता है उससे 2 से 10 मान लीजिए आपने 2 से 10 मोती की एक माला बनाई थी, और फिर उसमें आप पानी डालेंगे तो यहाँ से ये टूट जाएगा इस तरह से। तो इसमें 2 to 10 यूनिट्स निकलता है। तो ये आपका होता है ओलिगोसेकेराइड्स। ठीक है, और आपका जो अगर मान लीजिए बहुत ही 100 से लेके 3000 बहुत ज़्यादा यूनिट दे रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। ठीक है, मतलब बहुत बड़ी मोती की आपने माला बना दी, जिसके अब तोड़ रहे हो, उसको हाइड्रोलाइज कर रहे हो, तो वो 100 से 300 यूनिट्स आपका दे रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीसेकेराइड्स। तो ये समझ में आ गया होगा। फिर मैं एक बार आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बता देता हूँ। देखिए, ऑन बिहेवियर टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे, मतलब हाइड्रोलिसिस होने के बाद वो कैसा बिहेवियर शो करते हैं। ऑन बिहेवियर टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये जो क्या करते हैं, 3 तरह से हम लोग इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, 3 तरह से। पहला क्या है, पहला है आपका मोनोसेकेराइड्स, दूसरा है आपका ओलिगोसेकेराइड्स, और तीसरा है आपका पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, मोनोसेकेराइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, मतलब इसमें तो सबसे छोटा चीज़ है, तो ये हाइड्रोलाइज कैसे हो जाएगा, और कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। ओलिगोसेकेराइड्स 3 to 10 यूनिट्स देता है हाइड्रोलिसिस पे, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। वैसे तो अब इस बार आपका MCQ पेपर है, फिर भी थोड़ा बहुत लिखने का तरीका जान लीजिए। लीड्स 3 to 10 यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। और पॉलीसेकेराइड्स होता है आपका यील्ड्स 300 to 1000 यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। अब ये मत पूछिएगा कि 10 से जो 300 के बीच में उनका तो कुछ ये हुआ ही नहीं, तो ये आपका ओवरलैप करता है। ठीक है, ये कोई एग्जैक्ट इसका ये नहीं है, फिर भी एक एस्टिमेटेड वे में आपको इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, तो मोनोसेकेराइड हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता है, ओलिगोसेकेराइड 3 से 10 यूनिट्स देता है, और पॉलीसेकेराइड 300 से 1000 यूनिट। मतलब पॉलीसेकेराइड बहुत बड़ा हो गया, ओलिगोसेकेराइड इंटरमीडिएट रेंज में आता है, और मोनोसेकेराइड सबसे छोटा होता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो मोनोसेकेराइड का एग्जांपल जो है आपका यहाँ दिया हुआ है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज है। ओलिगोसेकेराइड का सुक्रोज, माल्टोज, पॉलीसेकेराइड का स्टार्च, सेल्यूलोज। तो हम लोग तीनों आगे जाके एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, फिर मैं अभी आपको बता देता हूँ। मोनोसेकेराइड का एग्जांपल है आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज। ठीक है,
ओलिगोसेकेराइड का एग्जांपल है, ओलिगोसेकेराइड में आप डाइसेकेराइड को भी रख सकते हैं। डाइसेकेराइड एक सुक्रोज रख दीजिए, एक माल्टोज रख दीजिए, ठीक है। और पॉलीसेकेराइड में आप ऐसे को रखते हैं बहुत ज़्यादा यूनिट देते हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन रहता है, उसमें बहुत लंबा लंबा यूनिट्स में अरेंज रहता है, तो उसको हम लोग स्टार्च बोलते हैं, ठीक है। और पढ़ेंगे हम लोग सेल्यूलोज, ये सब आगे मैंने रखा है स्लाइड्स में, तो वो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये आपको इतना समझ में आ गया अभी एग्जाम्पल्स और कितना यूनिट्स देते हैं हाइड्रोलिसिस पे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अब नोमेनक्लेचर पे। तो इसका नोमेनक्लेचर आप लोग वैसा डरिएगा नहीं, ऑर्गेनिक या कोऑर्डिनेशन जैसा कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत छोटा सा नोमेनक्लेचर है। अगर 3 होता है तो उसको ट्राई, अच्छा ग्लूकोज, देखिए जो भी कोई कार्बोहाइड्रेट होता है ना, उसमें एक जेनरिक आपका कन्वेंशन बना हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स को एक्सप्रेस करने का। कार्बोहाइड्रेट्स के लास्ट में ओज आता है, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल जितना भी अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट, सबके लास्ट में ओज आता होगा। जैसे देखिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, सबके लास्ट में ओज आता है, OSE। तो ये कन्वेंशन है, इंटरनेशनली फॉलो होता है कि आपकी कोई भी कार्बोहाइड्रेट लास्ट में उसके ओज आएगा, ठीक है। जैसे 3 कार्बन है तो ट्राई ओज बोलेंगे हम लोग उसको, 4 है तो टेट्रोज, 5 है तो पेंटोज, 6 है तो हेक्सोज, 7 है तो हेप्टोज, ठीक है। एल्डिहाइड है तो उसके लिए एल्डो फॉर्म यूज़ कर, मतलब एल्डो वर्ड यूज़ करते हैं। कीटोन है तो कीटो वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए आप ग्लूकोज का बात करते हैं, C6H12O6, ठीक है। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप लोगों को अभी नहीं पता होगा, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, CHO, यहाँ पे CH2OH, और अब यहाँ से 4 लाइन खींच दीजिए ऐसे। कि मैं फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ। फिशर प्रोजेक्शन आप लोग को आता होगा, अपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आता है। पहले इधर बनाइए, फिर इधर, फिर इधर, इधर, इस तरह से याद कर सकते हैं आप। राइट लेफ्ट, राइट राइट, OHS, इस तरह का हम लोग अलाइन करते हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इस तरह होता है, पूरा देखिएगा। तो मैं इतना भी स्ट्रक्चर तो मैं आपको आगे मैं पढ़ाने ही वाला हूँ, तो मैं डराना नहीं चाहता। मैं खाली ये बताने के लिए कहता कि इसमें यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है ग्लूकोज में, ठीक है। तो इसके यहाँ पे हम लोग शुरू में क्या लिखेंगे, इसको एल्डो, और ये कितना कार्बन है इसमें, ये एक, इस कार्बन को भी काउंट करेंगे, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा, मतलब फिशर प्रोजेक्शन में कार्बन को ऐसे चौथा, 5वां, और ये 6th कार्बन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्सोज। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एल्डो हेक्सोज। तो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज इज़ एन एल्डो हेक्सोज। ऐसा वर्ड कभी भी आएगा तो आप समझ जाइए, एल्डोज मतलब उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, और हेक्सोज मतलब 6 कार्बन है मेन चेन में, और ओज क्योंकि ग्लूकोज है मतलब कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए उसमें ओज लगता है लास्ट में। सारे कार्बोहाइड्रेट के लास्ट में ओज लगता है, ये कन्वेंशन है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो वैसे ये एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर बना के लिखा हुआ था, तो आप उसी से देख लीजिए। इसको मैं अरेज कर देता हूँ। नीचे यहाँ लिखा ही हुआ है मैंने, देखिए एल्डो हेक्सोस होता है, और इसका स्ट्रक्चर ये है। स्ट्रक्चर मैं आगे बताऊँगा। स्ट्रक्चर अगर आपको डर लग रहा है तो आगे हम लोग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा स्ट्रक्चर। अभी आपको नोमेनक्लेचर क्लियर हुआ कि नहीं, कमेंट में बताइए जल्दी से। और अगर क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। ग्लूकोज, ग्लूकोज किस कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, स्वीट फ्रूट्स और हनी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग पहले प्रिपरेशन देख लेते हैं ग्लूकोज का, हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको पहले बता देता हूँ ग्लूकोज का प्रिपरेशन, ये आगे लिखा ही हुआ है, वहीं से बता देता हूँ आपको। क्योंकि ये 1 शॉट है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हम लोग करना है, इसलिए मैं पहले से थोड़ा बहुत चीज़ें लिख के लाया हूँ। अगर आपको ऐसा है कि मैं एक चीज़ पढ़ के बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा ही लंबा बन जाएगा वीडियो, तो वो 1 शॉट नहीं रहेगा, फिर उसको पार्ट्स में अपलोड करना पड़ेगा। इसीलिए मैं पहले से ही लिख के ले आया हूँ ये सब चीज़ें। प्रिपरेशन कैसे करते हैं हम लोग ग्लूकोज का, पहला है फ्रॉम सुक्रोज, दूसरा है फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च से जो कमर्शियल प्रिपरेशन, देखिए कोई भी आपका बड़े मोती की माला है, चाहे उसमें 2 मोती हो, चाहे उसमें 10 मोती हो, 1000 मोती हो, ठीक है। इसको आप अगर हाइड्रोलाइज कर देंगे तो उससे 1 मोती बाहर आ जाएगा, इससे भी हाइड्रोलाइज करके 1 मोती बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो एग्जांपल है डाइसेकेराइड का सुक्रोज, जिसमें 2 मोती होता है तो दोनों बाहर आ जाएगा। स्टार्च मतलब 2 मोनोसेकेराइड होता है, इसमें मोती क्या, तो एग्जांपल दिया था मैंने। स्टार्च में बहुत सारे मोनोसेकेराइड होते हैं आपके, ठीक है। दोनों के बीच में क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सुक्रोज में क्या होता है, इसमें पानी डालते हैं हम लोग, तो सुक्रोज आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है, इसीलिए इसका नाम इन्वर्ट शुगर भी रहता है। क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, और सुक्रोज जिस डायरेक्शन में रोटेट करता है, इन दोनों का मिक्सचर जो है उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में लाइट को रोटेट करता है, ठीक है। इसकी वजह से इसको इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर आपने पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक्स में। अच्छा वो चैप्टर अभी आप लोग
सेकंड टर्म में, अच्छा टर्म 2 में, कोई बात नहीं, आप पढ़ोगे उसमें, आप पढ़ोगे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ और भी अच्छे से समझ में आएगा। वहाँ बेसिकली इसका काइनेटिक्स आपको समझ में आएगा, इसका डायनामिक्स, मतलब इसका ये जो रिएक्शन है तो इसी चैप्टर में है। तो आपको समझ में आया, हम लोग जब भी सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक मोल ग्लूकोज निकलता है, एक मोल फ्रक्टोज निकलता है। अब आप लोग को कन्फ्यूज़न आ रहा होगा यहाँ पे कि दोनों तो एक ही चीज़ है, दोनों को ग्लूकोज और फ्रक्टोज अलग अलग कैसे पहचानेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ इस तरह से लिखने में सिंपलेस्ट फॉर्म में सेम लग रहा है, जब इसका स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर के लिए मैं एक वीडियो आपके लिए और बना दूंगा, इन सब का स्ट्रक्चर के लिए। ग्लूकोज का तो हम लोग इसी वीडियो में देख लेंगे, फ्रक्टोज का भी इसी वीडियो में हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत सारा होता है जैसे कि ग्लूकोज, एल्ट्रोज, मैनोज, वो सब का स्ट्रक्चर आपको चाहिए अगर तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वो सब बेसिकली जेई या नीट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बोर्ड्स में उतना पूछा नहीं जाता। तो ये सीरीज़ तो हम लोग बोर्ड्स के लिए लाएँ। अगर आपको जेई नीट का सीरीज़ भी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं जेई नीट के लिए उस टाइप के वीडियोज़ में आप लोगों के लिए डाल दूँगा। कुछ ट्रिक्स भी है मेरे पास, तो वो ट्रिक्स भी मैं आपको शेयर कर दूँगा, तो आपको याद करने में और आसानी हो जाएगी। तो पहले सुक्रोज से हम लोग ग्लूकोज का प्रिपरेशन कर लिए, सुक्रोज में पानी डाल दिए, H+ यहाँ पे कैटलिस्ट है, एसिडिक मीडियम में करवाते हैं हम लोग इसको, थोड़ा कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। तो वाटर क्या करेगा, सुक्रोज को हाइड्रोलाइज कर देगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ग्लूकोज क्या होता है आपका C6H12O6, फ्रक्टोज क्या होता है C6H12O6। याद करने में बिल्कुल ये नहीं, और ये होता है C12, C6 नहीं, C12H22O11 सुक्रोज होता है, ठीक है। यहाँ 6 नहीं था, वो 12 था, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, C12 होना चाहिए, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, C12 है ये, ठीक है। अब हम स्टार्च से चलते हैं, प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो ये स्टार्च का फार्मूला है, पॉलीपेप्टाइड से स्टार्च फार्मूला है ये। और इसमें बेसिकली क्या हुआ ना, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज था बहुत सारा, तो ग्लूकोज में इस तरह से 6 कार्बन थे, यहाँ पे एक OH लगा हुआ था लास्ट वाले कार्बन पे, और इस कार्बन पे एक डबल बॉन्ड O था। तो आपने क्या किया, इसके बगल वाले कार्बन के साथ में वाटर रिमूव कर दिया इसके दोनों से मिला के, ठीक है, उस तरह से। तो वो आगे कैरीड आउट, मतलब इस तरह से तो वाटर रिमूव नहीं होगा। यहाँ पे आपने OH वाला ग्रुप सामने लाया, इधर से आपका वाटर रिमूव हो गया, इस तरह से लंबा सा चेन बन गया। तो इसमें जो मोनोमर होता है वही यहाँ लिखा हुआ है C6H10O5N। तो ये आपका स्टार्च का फार्मूला है। तो आप अगर स्टार्च को भी हाइड्रोलाइज करते हैं तो इसके लिए ये कंडीशंस देना पड़ता है आपको, प्रेशर थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। अप्रॉक्सीमेटली आपको 393 केल्विन देना पड़ता है टेम्परेचर, और 2-3 ATM प्रेशर पे ये हो जाता है। यहाँ से आपको ग्लूकोज मिल जाता है, स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से आपको पूरा की पूरा ग्लूकोज मिलता है, ठीक है। तो ग्लूकोज का 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग पढ़े थे, एक सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से और स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से, ठीक है। रिएक्शंस आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं, बस ये समझ लीजिए कि जब सुक्रोज हाइड्रोलिसिस होता है, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस होता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, और जब स्टार्च का हाइड्रोलिसिस होता है तो आपको ग्लूकोज मिलता है सिर्फ बहुत सारा, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ग्लूकोज का कैसे निकालेंगे, तो देखिए ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोस है और मोनोमर है स्टार्च या सेल्यूलोज का। मोनोमर है क्यों, देखिए बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलके एक स्टार्च मॉलिक्यूल बना हुआ था, तो जैसे ही आपने स्टार्च में हाइड्रोलिसिस किया तो वो तो फिर से ग्लूकोज बन गया। इसका मतलब जो ग्लूकोज है वो स्टार्च का मोनोमर है और स्टार्च ग्लूकोज का पॉलीमर है। उसी तरह सेल्यूलोज भी है, ठीक है। ग्लूकोज मोनोमर है स्टार्च या सेल्यूलोज का, और एल्डोहेक्सोस है कि हम लोग पीछे पढ़े थे कि वो एल्डोहेक्सोस होता है ग्लूकोज आपका, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, क्वेस्ट चला था साइंटिस्ट लोग के बीच में, बहुत ज़्यादा ही डिस्क्रिपेंसी थी कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा है। फार्मूला तो बहुत पहले ही निकल गया था ग्लूकोज का C6H12O6, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसा है इसके लिए रिसर्च किया था बहुत सारे साइंटिस्ट ने। उनमें एक बहुत प्रोमिनेंट फिगर भी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, उनका नाम है फिशर। उनके नाम पे पढ़ा है फिशर प्रोजेक्शन भी। तो फिशर ने क्या किया था, ओसा जोन फॉर्मेशन करवा के और फेनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा के, मतलब उन्होंने ये पता किया था कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, तो मोस्ट प्रोमिनेंटली 2-3 साइंटिस्ट का नाम आता है इसमें निकल के, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक हावर्थ है, दूसरा फिशर है, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम इसमें आता है, ठीक है। 2 मोस्ट प्रोमिनेंट मैंने आपको बता दिया। तो अब ये इसके लिए क्या क्वेस्ट कैसे चला था, साइंटिस्ट लोगों ने कुछ रिएक्शन किया, उसके बेसिस पे, कुछ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने स्ट्रक्चर उसका प्रिडिक्ट किया। तो क्या देखा, पहली बात कि मान लीजिए C6H12O6 को उन्होंने लिया और HI के प्रेजेंस में उन्होंने हीट कर दिया, तो आपको क्या मिला, आपको N हेक्सेन मिल गया, ठीक है। आपको क्या मिला, आपको N हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन मिल गया। तो इससे उन्होंने क्या इन्फ्रेंस निकाला, देखिए ये तो ऑब्जर्वेशन है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता ना, इसको करने से और कुछ तो मैं बना नहीं दूंगा आप लोगों को बताने के लिए। तो उन्होंने अगर ग्लूकोज को लेके हीट किया HI के प्रेजेंस में तो N हेक्सेन बन गया। अब HI क्या होता है, HI आपका एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है।
तो क्या होता है, ये ग्लूकोज को रिड्यूस कर देता है आपका एन हेक्सेन में, ठीक है। तो ये नॉर्मल हेक्सेन में रिड्यूस हुआ, इससे आपको क्या रिडक्शन मिला कि कार्बन का जो मेन चेन है उसमें 6 कार्बन है, क्योंकि साइड चेन में होता तो वो नॉर्मल हेक्सेन नहीं बनता, फिर वो ब्रांच्ड कुछ बन जाता है ना। तो नॉर्मल अगर बना तो इससे हम लोग इन्फ्रेंस क्या निकाला, हम लोग क्या साइंटिस्ट लोगों ने क्या इन्फ्रेंस निकाला कि उसका स्ट्रेट चेन होता है जो ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन, उसके स्ट्रेट चेन में 6 कार्बन्स होते हैं आपके, ठीक है। ग्लूकोज का जो स्ट्रेट चेन होता है उसमें आपके 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। और साइड चेन ब्रांचिंग नहीं होता है उसमें, नो ब्रांचिंग। इससे हम लोग को ये पता चला। तो फिर से हम बताए तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, HI के साथ उन्होंने प्रोलॉन्ग हीटिंग किया ग्लूकोज का, एन हेक्सेन बन गया इस तरह से। तो ये क्या होता है, HI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इससे उन्होंने क्या इन्फ्लुएंस लिया कि स्ट्रेट चेन 6 कार्बन मेंबर्स की है और उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बताता हूँ उन्होंने क्या रिएक्शन किया ग्लूकोज के साथ। धीरे धीरे देखिए आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्सिलामाइन टू फॉर्म एन ऑक्साइम। तो ये सब आप लोग पढ़ते हैं एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर में। तो एल्डिहाइड कीटोन तो आप लोग का शायद टर्म 2 में है, या मैं देख लूँगा एक बार, शायद टर्म 1 में ही है, तो वो भी मैं करवा दूंगा। लेकिन अभी देखिए हाइड्रोक्सिलामीन जो होता है ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड का टेस्ट होता है। अगर आपके पास कोई कार्बोनिल कंपाउंड है उसमें आप हाइड्रोक्सिलामीन डालते हैं। हाइड्रोक्सिलामीन क्या होता है, हाइड्रोक्सिलामीन हम लोग बोलते हैं NH2OH को, अमोनियम, ये जो भी है इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिलामीन, ठीक है। इसको अगर इसमें डाल देते हैं तो वहाँ पे ऑक्साइम बन जाता है उसका, ठीक है। ऑक्साइम बन जाता है। तो ऑक्साइम कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि ग्लूकोज का कुछ भी स्ट्रक्चर है, नीचे का स्ट्रक्चर अभी हम लोग को नहीं पता, ऊपर में एक फ्री आपका कार्बोनाइल ग्रुप होना चाहिए, या तो एल्डिहाइड या तो कीटोन। तो अगर आपका वो बाद में पता चलेगा हम लोग को कि ये ग्रुप ये ग्रुप आपका हाँ एल्डिहाइड है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ एल्डिहाइड पार्ट। नीचे का पार्ट अभी मैंने नहीं बनाया, सिर्फ मैं आपको ऊपर वाला एल्डिहाइड पार्ट का बात बता रहा हूँ क्या रिएक्शन होगा। NH2OH के साथ ही जब रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइम बना लेगा। तो कैसे बनता है ये ऑक्साइम इस तरह का बनता है, ठीक है। C डबल बॉन्ड NOH, और वहाँ पे O जो लगा हुआ था वो O तो लगा ही रहेगा, है ना, इस तरह से ये बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑक्साइम बन गया हाइड्रोक्सिलामीन के साथ, और HCN के साथ रिएक्ट करके आपने साइनोहिड्रिन बना लिया। तो फिर अब इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे CHO था उसमें आपने HCN डाल दिया। तो उसको इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना रहता है कि CHO में C पे डेल प्लस आएगा, O पे डेल नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव, कार्बन पे डेल नेगेटिव। तो अगर आप इसको ऐड कर देंगे इस तरह से ऐड करके, तो कार्बन के साथ आपका क्या ऐड होना चाहिए, साइनाइड, प्लस के साथ नेगेटिव चार्ज जाएगा ना, तो ये प्लस वाला पार्ट है और ये माइनस वाला पार्ट है, तो ये इस तरह चला जाएगा और आपका इस साइड में आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये साइनोहिड्रिन इस तरह का बन जाता है। एक और बात है, ये कायरल कार्बन है, तो ये फिर इसका एक इनैंशियोमेर पेयर भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एक इसका इनैंशियोमेर पेयर भी एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि ये कार्बन पहले कायरल नहीं था, लेकिन हाँ जो आपका साइनोहिड्रिन बन गया उसके बाद ये कायरल हो गया। तो ये सब चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है ये सब कायरल कार्बन पहचानना। तो हाइड्रोक्सिलामीन के साथ वो ऑक्साइम बना लिया था, ठीक है, नीचे कुछ भी स्ट्रक्चर रहा था वो अभी हम लोग को उससे कंसर्न नहीं है। और HCN के साथ ये बना लिया था आपका साइनोहिड्रिन। साइनोहिड्रिन कैसा होता है, इस तरह का होता है साइनोहिड्रिन, ठीक है। साइनोहिड्रिन बना लिया। साइनोहिड्रिन में याद रखिए कि कार्बन कायरल होता है। जब रिएक्टेड में कोई कंपाउंड कायरल नहीं है और प्रोडक्ट में कोई कंपाउंड कायरल है, मतलब एक ही कार्बन कायरल है, तो इसका मतलब होता है कि आपका कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका एक इनैंशियोमेर पेयर में एग्जिस्ट करता है, ये और इसका मिरर इमेज दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ये दोनों समझ में आ गया। इन दोनों से क्या कंफर्म हुआ और इन्फ्रेंस क्या निकला, हर एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ और क्या इन्फ्रेंस निकला वो मैं आपको बताते जाता हूँ। ज़रूरी नहीं है उन्होंने यही एक्सपेरिमेंट किए थे, और भी बहुत सारे किए थे, लेकिन जिसने पॉजिटिव टेस्ट दिया उन्हीं को हम लोग को पढ़ना है। जिसने नेगेटिव टेस्ट दिया उसको पढ़ के हम लोग क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो इन्फ्रेंस क्या निकला इससे कि उसमें एक कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O। अभी एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है, या कीटोन भी हो सकता है, लेकिन कार्बोनाइल ग्रुप तो कन्फर्म हो गया, कार्बोनाइल ग्रुप कंफर्म हो गया, ठीक है। अभी आगे हम लोग को और रिसर्च चलेगा इसके ऊपर। तो सेकंड रिएक्शन आपको समझ में आ गया। अब थर्ड रिएक्शन पे चलते हैं हम लोग। रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर टू फॉर्म ग्लूकोनिक एसिड। तो जो ग्लूकोज होता है ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करके ग्लूकोनिक एसिड बनता है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अभी हम लोग को पता है, उस समय नहीं पता था, तो मैं अभी आपको मेन स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ किस तरह से ये हुआ है। तो ये देखिए मैंने आपको क्या बताया था, पहले इस तरह से, फिर से बना के दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे ये देखिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ओपन चेन स्ट्रक्चर बना रहे हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए ग्लूकोज का हम लोग एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ऐसे आपको 1 2 3 4 लाइन्स खींच देना है, ठीक है। ऊपर में आपको लिखना है CHO, नीचे में लिखना है आपको CH2OH। इतना चीज़ आपको पहले करना है। उसके बाद आपको एक न्यूमोनिक टाइप का याद रखना है, लाइट लेफ्ट राइट राइट। तो पहले आपको राइट में OH लगाना है, फिर आपको लेफ्ट में OH लगाना है, फिर आपको राइट में OH लगाना है, फिर आपको राइट में OH लगाना है, और फिर बचे हुए जगह में आपको हाइड्रोजन लगा देना है। अच्छा, इसमें कितने का कार्बन कायरल है वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें कायरल कार्बन देखते हैं, वो तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज में तो कायरल का कोई बात होता ही नहीं, sp3 में होता है, तो ये कायरल नहीं हो सकता है। ये कायरल कार्बन है, ये आपका कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, और ये कायरल हो नहीं सकता। इसमें 2 ग्रुप सेम लग गया ना, H2 2 हाइड्रोजन सेम लग गया। तो इसमें कायरल कार्बन कितना होता है ग्लूकोज में? ओपन चेन स्ट्रक्चर में 4 कायरल कार्बन होता है, लेकिन जो इसका जो रिंग स्ट्रक्चर जो हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, उसमें पता चलेगा हम लोग को रिंग स्ट्रक्चर में इसके 5 कायरल कार्बन होते हैं। तो कायरल कार्बन और ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये सब आप ध्यान रखिएगा। बोर्ड्स में भले ही ये सब उतना मैटर नहीं करता हो, लेकिन कंपटीशन में ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपकी, ठीक है। तो कायरलिटी ये सब आप बहुत अच्छे से कीजिए, ठीक है। वैसे आपने किया ही होगा, आप तो 12th में आ गए हो, तो 11th में वो सब थोड़ा रहता है बेसिक में। 12th में भी अगर आपको नहीं आता तो मुझसे कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा उस टॉपिक पे भी आप लोगों के लिए। तो देखिए यहाँ पे ब्रोमीन वाटर के साथ जब इसे रिएक्ट करवाते हैं हम लोग, तो क्या बनता है? ब्रोमीन वाटर आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो आपके वो क्या करता है, वो आपका ऑक्सीडाइज़ कर देता है। किसको ऑक्सीडाइज़ करेगा? आप देखिए जिस कार्बन पे CHO लगा हुआ है, मतलब ये जो CHO और ये CH2OH, इन दोनों में से ये किसको ऑक्सीडाइज़ कर सकता है? ब्रोमीन वाटर। तो ये तो आपको पहले से पता होगा, नहीं तो मैं भी बता देता हूँ ये कैसे होता है। बाकी जब हम लोग उसका चैप्टर पढ़ेंगे, उस चैप्टर में आपको बहुत डिटेल में भी ये सब बता दूंगा, ठीक है। अभी के लिए देखिए इन सब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सब वैसे ही रहेगा बीच का पार्ट। ऊपर नीचे में क्या फ़र्क पड़ेगा यहाँ पे देखते हैं हम लोग। देखिए अच्छा, अभी थोड़े रिएक्शंस और बचे हैं, तो हम यहाँ खाली पेज यहीं पे बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो Br2H2O होता है वो एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो वो आपका COOH को तो ऑक्सीडाइज, CHO को तो ऑक्सीडाइज कर देगा COOH में, लेकिन वो CH2OH को कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। तो ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है उससे, ठीक है। ये कंपाउंड जो है यहाँ पे ये क्या हुआ, CHO ऑक्सीडाइज होकर COOH में बन गया। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना था, उसी के लिए मैं स्लाइड ढूंढता था, यहीं पे मैं बता देता हूँ। देखिए आपका जो ऑक्सीजन कार्बन पे मतलब ये अल्कोहल जो होता है आपका, ठीक है, अल्कोहल को अगर आप ऑक्सीडाइज करोगे तो वो बन जाता है आपका एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड को आप ऑक्सीडाइज करोगे तो वो बन जाता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको आप याद रखिएगा ऑक्सीडेशन का, ठीक है। अल्कोहल से बनता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अगर अल्कोहल टर्मिनल है तो हम लोग यहाँ पे टर्मिनल चेन, मतलब जो लास्ट में आ रहे हैं अल्कोहल उनका बात करते हैं। अगर बीच में आ रहा है अल्कोहल तो उससे कीटोन बन जाएगा ऑक्सीडाइज होके। अगर नॉन टर्मिनल, ये टर्मिनल से ऐसा बनेगा, और नॉन टर्मिनल है तो उससे आपका कीटोन बन जाएगा, ठीक है। और कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज होना बहुत मुश्किल है, लेकिन पॉपऑफ्स रूल से हम लोग कर लेते हैं। तो वो सब तो उस चैप्टर की बातें हैं, इस चैप्टर में नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था ब्रोमीन वाटर। तो ये CHO को तो ऑक्सीडाइज कर दिया COH में, लेकिन CH2OH वैसा ही बच जाएगा, अब ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको नहीं कर सकता ऑक्सीडाइज, ठीक है। अब हम लोग थर्ड रिएक्शन मतलब उसका आगे का रिएक्शन देखते हैं। 5th नंबर, ये 4th होना चाहिए ना, नंबरिंग में कुछ गड़बड़ हो गया, 1st 2nd, ये 3rd था ना, तो ये 4th रिएक्शन है हम लोग का, 5th नहीं है, ठीक है। नंबरिंग ठीक कर लीजिएगा, ये 4th है और ये 5th है। 4th रिएक्शन क्या है, गिव पेंटा एसीटेट ऑन रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3COCH3, ये होता है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। ये कैसे बनता है मैं आपको बताता हूँ। 2 एसिडिक एसिड का मोल लीजिए आप, और उनमें से एक वाटर रिमूव कर दीजिए, तो एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाता है। कैसे, एक से H ले लीजिए और उसकी OH ले लीजिए और रिमूव कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको बन जाता है CH3COCH3, इस तरह का ये कंपाउंड होता है, ठीक है। तो ये ऐसा आपका एक कंपाउंड बन जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इसका स्ट्रक्चर मैंने थोड़ा गलत बना दिया था, यहाँ पे देख लीजिए, ये ऐसा नहीं होता है, तो आपने एस्टर बना दिया था मैंने गलती से। देखिए वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, CH3COOCOCH3, ठीक है। ये होता है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड।
एसिटिक एनहाइड्राइड का एक प्रॉपर्टी होता है कि जब भी ये OH ग्रुप को देखता है ना तो वो ये OAC बना लेता है, OH ग्रुप से H खींच लेता है और OAC बना लेता है। ठीक है, मैकेनिज्म हम लोग एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में इसका देख लेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ कि कहीं पे OH ग्रुप होता है तो उसको ये OAC में कन्वर्ट कर देता है, ये जो ग्रुप है एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, AC क्या है? AC आपका वही CH3CO इस तरह का AC ग्रुप है। ठीक है, CH3CO ये आपका AC ग्रुप होता है। ठीक है, CH3CO O के बिना जो ये इतना पार्ट है ये आपका AC ग्रुप हुआ। एसाइल बोलते हैं इसको, एसाइल ग्रुप हुआ ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पेंटा एसीटेट बन रहा है, मतलब कि यहाँ कंपाउंड में आपका 5 OH होना चाहिए, तभी तो आपका ये पेंटा एसीटेट बना रहा है ना। ऊपर में क्या लिखा है? एक OH रहता तो उससे एक एसीटेट बनाता है वो, तो पेंटा एसीटेट बना रहे हैं मतलब 5 OH। जिससे क्या इन्फ्रेंस निकलता है आपका कि ग्लूकोज में आपका 5 OH। अच्छा, पिछले वाला इन्फ्रेंस मैंने नहीं बताया था, गलती से भूल गया था। देखिए ब्रोमीन वाटर से ग्लूकोनिक एसिड बनाता है, वीक से एक ही ऑक्सीडाइज होकर ये बन पा रहा है। मतलब इसमें पता चलता है कि इसमें एक आपका CHO है। ठीक है, और एक जो है वो उससे लोअर ग्रुप का, मतलब एक CH2OH है। ठीक है, दोनों अलग अलग है ऊपर नीचे में, उसका एक CHO है और एक CH2OH, ये इससे पता चलता है। इस 5 OH इससे इन्फ्रेंस क्या मिला? पेंटा एसीटेट दिया तो उसके पास 5 OH माइनस है, मतलब 5 OH ग्रुप है। तो अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप लोग बहुत हद तक समझ गए होंगे। वैसे तो हम लोग को अभी पता ही है, लेकिन उस समय जब साइंटिस्ट ने रिसर्च किया तो साइंटिस्ट ने बहुत सारे ये किया था। तो देखिए क्या था, CHO था, यहाँ 4 ये था, और यहाँ पे एक CH2OH था, यहाँ पे एक OH था, और एक यहाँ पे OH था, एक यहाँ पे OH था आपका, एक यहाँ पे था, और एक यहाँ पे था। ये 5 OH थे ना हम लोग के पास में, 1 2 3 4 5। तो ये 5 OH को उन्होंने क्या किया, OH डालते ही यहाँ पे, मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड OAC डाल दिए जब हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड, ये डालने से क्या हुआ, यहाँ पे इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। जहाँ पे OH है ना, H हट के वहाँ पे AC लग जाएगा, बस इस तरह का होता है। इसको पेंटा एसीटेट बोलते हैं। ठीक है, 5 को OAC लग गया, OH हट के 5, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेंटा एसीटेट। ठीक है, तो ऐसा बन जाता है, इसको बोलते हैं पेंटा एसीटेट। तो एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन पे पेंटा एसीटेट देता है, मतलब ये 5 OH ग्रुप को कन्फर्म कर देता है। 6th देखते हैं, मतलब 5th रिएक्शन देखते हैं, नंबरिंग गलत था। ऑन रिएक्शन विद HNO3 बोथ ग्लूकोज एंड ग्लूकोनिक एसिड यील्ड्स डाइसैक्रिक एसिड। देखिए सैक्रिक एसिड या डाइसैक्रिक एसिड क्या होता है। अब HNO3 आप लोगों ने पढ़ा होगा, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसको। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है नाइट्रिक एसिड, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, आपका COOH को तो ऊपर वाला, मान लीजिए ये आपने ग्लूकोनिक एसिड लिया, तो ग्लूकोनिक एसिड में आपका क्या हुआ था, ये सब मैं नहीं बना रहा, बीच वाला पार्ट को भी ऐसे ही रख देते हैं। तो यहाँ पे जो जिसमें मेन रिएक्शन हो रहा है वो मैं बता के दिखा रहा हूँ आपको। ये आपका ग्लूकोनिक एसिड बना था उस समय में, तो ग्लूकोनिक एसिड को ये ऑक्सीडाइज कर देगा HNO3, और इसको आपका ये सैक्रिक एसिड में बदल देगा। ठीक है, बीच वाला पार्ट समझ लीजिएगा अपने से ही। और COH जो आपका ग्लूकोज था, CHO ऊपर था और CH2OH नीचे था, और बीच में ये था। ठीक है, तो इस तरह से इसको भी ऑक्सीडाइज करके ये बना देता है। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये आपका। देखिए मैंने आपको फिर से बता देता हूँ एक बार। देखिए ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड बना था, ऊपर वाला CHO को ऑक्सीडाइज करके। अगर नीचे वाला CH2OH भी ऑक्सीडाइज करना है तो उसके लिए Br2 वाटर नहीं कर पाएगा, उससे भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या करता है, ऊपर वाले CHO को तो ऑक्सीडाइज करता ही है COOH में, और नीचे वाले CH2OH को भी CH2OH मतलब COOH में ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, और ये ग्लूकोनिक एसिड में भी आपका नीचे वाला तो ऑक्सीडाइज नहीं है ना, तो इसको भी ऑक्सीडेशन होने का स्कोप है, तो इसको भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ओसाजोन फॉर्मेशन, ये आपका NCERT में नहीं दिया हुआ है, फिनाइल हाइड्रोजन होता है। ठीक है, NPH इस टाइप के ग्रुप होता है, तो उस फिनाइल हाइड्रोजन से डालने से ओसाजोन बन जाता है ग्लूकोज का। 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजन डालने से ग्लूकोज का ओसाजोन बन जाता है। तो ये सब मैं आगे जो सीरीज़ लेके आऊँगा नेक्स्ट, जो हम लोग का रेगुलर सीरीज़ होगा, उसमें हम लोग ये सब बातें करेंगे। अभी तो बोर्ड्स के एकदम स्पेसिफिक डिस्कशन हो रहा है। तो ओसाजोन फॉर्मेशन का नाम याद रखिएगा, फिशर ने स्टडी किया था, और अकॉर्डिंग टू फिशर द ओपन चेन स्ट्रक्चर। इतने सारे एक्सपेरिमेंट से हम लोग क्या पता चला, ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब मैं वो आपको बना के दिखा देता हूँ कैसा होता है। ठीक है, देखिए इधर एक OH ग्रुप होता है, इधर एक OH ग्रुप होता है, इधर एक OH ग्रुप होता है, और इधर एक OH ग्रुप होता है। ठीक है,
यहाँ नीचे में आपका CH2OH रहता है, ऊपर में आपका CHO रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपका CHO है, यहाँ CH2OH है, ठीक है। और इधर आपका यहाँ पे हाइड्रोजन रहता है ये सब जगह पे। तो ये आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, फाइनल स्ट्रक्चर जो फिशर बहुत सारे साइंटिस्ट ने बनाया था। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज का ये आ गया, ठीक है। इसके पीछे का स्टोरी आपको समझ में आ गया, एक बेसिक आपको आउटलाइन भी इसका याद रखना, क्योंकि बनाने तो इतना थियोरेटिकल टाइप क्वेश्चन में देता था पहले, लेकिन अभी तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो आप ये सब एक बार सुने भी रहेंगे तो आप लोग को ये सब टिक मारते आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो बहुत ईजी था। अब हम लोग चलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर पे ग्लूकोज के। देखिए ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर, उसका बहुत सारा प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी नहीं एक्सप्लेन कर पाया था। तो उस प्रॉपर्टीज़ क्या है, देखिए यहाँ क्या लिखा है। द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज वुड नॉट, एक मिनट, हाँ, द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज could explain most of its properties but failed to explain the following properties। उनने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आपको बता दी थी, लेकिन ये जो 3 प्रॉपर्टी है वो नहीं समझा पाए थे हम लोग को। डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज डज नॉट गिव द शिफ्ट टेस्ट एंड इट डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद NaCO3। जबकि ये रिएक्शन जो है, ये दोनों रिएक्शन जो है, एक शिफ्ट टेस्ट देना और एक हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एडिशन प्रोडक्ट बनाना, ये आपका एल्डिहाइड का पहचान है। लेकिन ग्लूकोज एल्डिहाइड का रिएक्शन नहीं दे रहा है। इसका मतलब ग्लूकोज का एल्डिहाइड कहीं फंस गया है या कहीं साइकिल में मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर उसका सजेस्ट कर रहा है ये, ठीक है। 2 रिएक्शन है, ये रिएक्शन हम लोग डिटेल में करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर में हम लोग ये रिएक्शन करते हैं। तो ये रिएक्शन तो हम लोग वहाँ डिटेल में करेंगे, लेकिन मैं अभी के लिए नाम बता देता हूँ। एक तो शिफ्ट टेस्ट है आपका, और दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोडक्ट, मतलब ये NaHCO3 के साथ जो एडिशन प्रोडक्ट देता है। अगर आप लोग लैब गए होंगे, वैसे तो अभी आप कोविड में नहीं गए होंगे, ऑनलाइन अगर आपने देखा होगा, तो NaHCO3 एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है आपका, मतलब इसके साथ रिएक्शन होता है तो लैब में हम लोग इसी को यूज़ करते हैं। इसके बाद क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड आपका अपीयर हो जाता है टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है, इसके साथ CHO ग्रुप देना चाहिए, लेकिन ये नहीं दे रहा है, मतलब इसका CHO ग्रुप कहीं ना कहीं साइकिल में इन्वॉल्व है, ठीक है। The pentacetate of glucose does not react with hydroxylamine, indicating the absence of free CHO group। जो पेंटाएसीटेट है वो हाइड्रोक्सीलामीन से भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, इससे हम लोग को फिर इंडिकेट क्या होता है, फ्री CHO ग्रुप वहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है। ग्लूकोज इज फाउंड टू बी एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स विच आर नेम्ड एज अल्फा एंड बीटा। और तीसरा बात है, ग्लूकोज क्रिस्टलाइन 2 फॉर्म में पाया जाता है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, ठीक है। तो अगर हम लोग ओपन चेन स्ट्रक्चर कंसीडर करेंगे तो अल्फ़ा बीटा अकाउंट में हम लोग नहीं ले सकते हैं, पहला ड्रॉबैक ये है। दूसरा है, हम लोग पेंटाएसीटेट जो बनाए थे, ये जो पेंटाएसीटेट बना था हम लोग का, यहाँ पे कहाँ बना था, ये जो पेंटाएसीटेट बना है हम लोग का, ये क्या करता है, CHO का टेस्ट नहीं देता है कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इसमें भी CHO आपका कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो गया साइकिल में। अब वो कहाँ इन्वॉल्व हुआ है वो हम लोग आगे देखते हैं। तो ये आपको समझ में आया, ये 3 चीज़ ये नहीं करता है। पहले वाले में 2 बातें बताई गई थी कि हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट नहीं बनाता है और आपका शिफ्ट टेस्ट नहीं देता है। दूसरा वाले में बताया गया था आपको कि पेंटाएसीटेट जो होता है इसका, वो हाइड्रोक्सीलामीन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, जो इंडिकेट करता है फ्री CHO ग्रुप के एब्सेंस को, ठीक है। और ग्लूकोज जो है वो 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, उनका नाम है आपका अल्फ़ा और बीटा। तो अगर आप ओपन चेन स्ट्रक्चर को अकाउंट में लेके चलेंगे तो आप अल्फ़ा बीटा को नहीं बता सकते हैं, तो अल्फ़ा बीटा के लिए आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये स्लाइड मैंने NCERT से लिया है, तो मैं आप लोग को समझा देता हूँ साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है ग्लूकोज का, ठीक है। पहले हम लोग इसको समझते हैं। दिस बिहेवियर मतलब पिछले स्लाइड में जो मैंने आपको 3 पॉइंट दिखा ना, वही बिहेवियर का बात हो रहा है। कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाई ओपन चेन स्ट्रक्चर 1 फॉर ग्लूकोज। ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का नंबर 1, इससे एक्सप्लेन नहीं हो रहा था ये। तो इट वॉज प्रपोज डैट वन ऑफ द OH ग्रुप्स मे ऐड टू द CHO ग्रुप एंड दस फॉर्म अ साइक्लिक हेमीएसिटल स्ट्रक्चर। तो क्या होता है कि जब भी एक एल्डिहाइड ग्रुप पे एक अल्कोहल ग्रुप अटैक करता है, तो क्या होता है कि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को, नहीं तो ये आपको समझ में ही नहीं आएगा बिल्कुल। वैसे तो ये दूसरा चैप्टर का पार्ट है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। मान लीजिए एक अल्कोहल था आपके पास और उसने एक कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर दिया इस तरह से, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन पे लोन पे ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से एक बॉन्ड बनेगा इस तरह का, देखिए O- कार्बन पे एक हाइड्रोजन, इसी कार्बन पे एक ORH, ऑक्सीजन पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज और
इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज तो अनस्टेबल होता है, तो ये एक हाई H+ के फॉर्म में निकाल देगा और इसका जो लोन पेयर है वो अपने पास रख लेगा, उसका पॉजिटिव चार्ज उससे न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह का बनेगा COHOR, ठीक है। और ये जो H+ गया था वो यहाँ पे O नेगेटिव था, वहाँ से H+ आया तो वो H+ इस नेगेटिव के साथ मिलके OH बना दिया। तो आपका फाइनल जो प्रोडक्ट बना, इस साइड बना रहा हूँ मैं, तो ये बन गया आपका COHHOR। समझ में आया आपको? तो ये इस तरह का आपका बन जाता है ना। ये मैकेनिज़्म का पार्ट है। अगर आपको मैकेनिज़्म उतना अच्छे से लिखना नहीं आता तो आपको समझ में अभी नहीं आया होगा, तो मैं जब अल्डिहाइड वाला चैप्टर करवाऊंगा तो ये आपको अच्छे से करवा दूंगा। तो अभी देखिए ये वाला हम लोग को यहाँ तक पढ़ लिए थे। साइक्लिक हेमिस्टेरेटल स्ट्रक्चर हम लोग सजेस्ट हुआ था। इट वॉज फाउंड दैट ग्लूकोज फॉर्म्ड अ 6-membered रिंग इन चेन विच OH at 5 इन्वॉल्व इन रिंग फॉर्मेशन। ये मैं आपको बता के समझाऊंगा। दिस एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ CHO ग्रुप एंड ऑल्सो एग्जिस्टेंस ऑफ ग्लूकोज इन 2 forms एज शोन बिलो। तो इससे अगर हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर कंसीडर करेंगे ग्लूकोज का, तो इससे 2 प्रॉब्लम्स हम लोग का सॉर्ट आउट हो जाएगा। पहला प्रॉब्लम हम लोग का ये सॉर्ट आउट होगा कि जो ग्लूकोज था उसमें CHO ग्रुप का एब्सेंस, कुछ रिएक्शन में CHO ग्रुप एब्सेंट था, तो वो उससे एक्सप्लेन हो जाएगा। और दूसरा ग्लूकोज का अल्फ़ा और बीटा 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करना भी एक्सप्लेन हो जाएगा इससे, है ना। तो यहाँ पे ये हम लोग अल्फ़ा और बीटा, ये दोनों चीज़ हम लोग का इसके क्लोज स्ट्रक्चर से सही हो जाएगा। मतलब हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पे देखिए ये हम लोग का ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये जो भी हम लोग ने सीखा था। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर में CHO होता है, नीचे में CH2OH होता है। यहाँ पे राइट में आप OH ड्रॉ कर देते, मतलब बना देते हैं, ठीक है। ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो क्या होता है इसमें, यहाँ पे जो 5th कार्बन पे OH है, अब आप ये मत पूछिएगा 5th कार्बन पे क्यों, ऐसा जैसा नेचर में होता है वैसा हम लोग को बताया जा रहा है। जो 5th कार्बन का OH का ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो फर्स्ट कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करता है। इसमें क्यों अटैक किया, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इस वजह से ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। जैसे ही इसके ऊपर अटैक करेगा क्या होगा, जैसे मैंने मैकेनिज़्म में आपको बताया था कि जब भी CHO पे ROH अटैक करता है इस तरह से, तो क्या होता है यहाँ से, मतलब अच्छा से बना के दिखाता है इस तरह से। तो क्या होता है कि ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होता है। फिर उसके बाद की स्थिति यहाँ पे बना रहा हूँ, क्या होता है CO नेगेटिव, यहाँ पे ORH, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके H+ बाहर निकल जाता है यहाँ से। तो H+ यहाँ से जाके यहाँ ये वाला ऑक्सीजन पे चला जाता है, COHOR। तो ये बन जाता है हम लोग का हेमी एसिटल। तो ये हम लोग का हेमी एसिटल यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो इसको हम लोग इस तरह में कैसे दिखाते हैं ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर में। देखिए ये 5th कार्बन से एक O जुड़ा हुआ है और ये O फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और फर्स्ट कार्बन पे एक OH है, H है। देखिए आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे कोई भी OH नहीं था, यहाँ एक OH आ गया। कैसे, ये जो डबल बॉन्ड O है, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाता है। एक तरह से आप लेमन लैंग्वेज में या फिर याद करने का तरीका से इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसे, ठीक है, कि यहाँ का जो H होता है वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। और ये वाला ऑक्सीजन जो है यहाँ से फर्स्ट कार्बन से जुड़ जाता है 5th कार्बन का। तो ये आपका इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अब सोचिएगा इतना बड़ा बॉन्ड इस कार्बन का ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो ये ऐसा असली में नहीं होता है। असली में ये इस तरह का होता है। ये हम लोग बनाने का डिपिक्ट कर रहे हैं, हम लोग इसका हैवर्थ प्रोजेक्शन देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये चीज़। तो इसका देखिए 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक तो अब देखिए ये कंपाउंड का ये कार्बन कायरल हुआ है अभी जस्ट, क्योंकि पहले इसमें कोई कायरलिटी नहीं था, ये sp2 हाइब्रिडाइज था पहले। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में तो हम लोग कायरलिटी का बात ही नहीं करते हैं। ये बाद में यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, है ना। तो इसमें OH इधर साइड है कि इधर साइड है, ये मैटर करेगा, है ना, क्योंकि कायरल कार्बन में मैटर करता है। तो अल्फ़ा बीटा फॉर्म क्या होता है आपका, बेसिकली इनैंशियोमर्स तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इनको हम लोग एक नाम बुलाते हैं, ये एनोमर्स होते हैं एक दूसरे के। अल्फ़ा और बीटा जो ग्लूकोज हैं ये एक दूसरे के एनोमर्स होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं। 2 साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज डिफर ओनली इन द कन्फिग्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C1 कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। ये जो कायरल कार्बन मैंने स्टार लगाया हुआ है, ये इसको हम लोग एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। और इस पे OH का कन्फिग्रेशन से दोनों अल्फ़ा बीटा डिफर करता है, ठीक है। किसको अल्फ़ा बोलेंगे, किसको बीटा बोलेंगे, इसको बताने से पहले मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर मतलब हैवर्थ प्रोजेक्शन का बनाना सिखाता हूँ। वो हम लोग जो ने पढ़ा वो हैवर्थ प्रोजेक्शन नहीं था। हैवर्थ प्रोजेक्शन में क्या होता है कि एक पायरन नाम का एक कंपाउंड होता है केमिस्ट्री में,
ठीक है, वो इस तरह का दिखता है। एक ऑक्सीजन होता है, यहाँ दोनों साइड डबल बॉन्ड होता है और यहाँ से इसको हम लोग पायरन बोलते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता भी होगा, नहीं भी पता देख लीजिए, पायरन इसका जनरल मतलब कॉमन नेम है। ठीक है, इस कंपाउंड का। तो इसी से इंस्पायर होकर हम लोगों ने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर डिराइव किया। ग्लूकोज हम लोग इस तरह से बनाते हैं, देखिए यहाँ पे एक ऑक्सीजन लगा के ऐसा 6 मेंबर रिंग बनाना रहता है हम लोग को। 1 2 3 4 5 6 एक जगह ऑक्सीजन लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे हम लोग इस तरह से बॉन्डिंग करते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, अब देखिए बॉन्ड कैसे बनाना है अल्फ़ा और बीटा में, यह मैं आपको समझा देता हूँ।